RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 9 के भौतिक विज्ञान से गति चैप्टर की हम आपको पीछे कई वीडियो प्रस्तुत कर चुके हैं, जिनमें हमने चैप्टर के टॉपिक वाइज सभी बिंदुओं को क्लियर किया है। यानी कि चैप्टर में से किसी भी टॉपिक को छोड़ा नहीं गया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बिंदु, कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आया या हमने नहीं पढ़ाया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको गति के समीकरण पढ़ाए थे, जिनको हमने गणितीय विधि द्वारा और ग्राफीय विधि द्वारा, दोनों विधियों के द्वारा सिद्ध करके आप लोगों को समझाया था। अब आज की वीडियो में हम उन्हीं समीकरणों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। तो पहले मैं आपको गति के समीकरण रिवाइज करा दूं, तो आप लोग जैसे जैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाऊंगा, आप लोग भी मेरे साथ उसको रिवाइज करते हुए चले। गति के 3 समीकरण होते हैं, जिनमें प्रथम समीकरण होता है v = u + at। दूसरा समीकरण होता है s = ut + ½ at²। और तीसरा समीकरण होता है v² = u² + 2as। इस प्रकार से ये 3 समीकरण होते हैं गति के, जिनमें v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t समय होता है और s होती है चली गई दूरी। तो अब इसी आधार पर हम इन समीकरणों के विशेष रूप लेकर चलेंगे, जिनमें हम सबसे पहले एक बात कह सकते हैं कि ये गति के समीकरण तभी लागू होते हैं जब रेखीय गति होती है। यानी गति का जो प्रारूप हो वो रेखीय हो, एक सीधी रेखा में इस प्रकार से गति हो, चाहे वो ऊपर से नीचे हो, चाहे वो बाएं से दाएं, दाएं से बाएं हो। एक सीधी रेखा में जब वस्तु गति करेगी तभी इनका हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई वस्तु इस प्रकार से एक वृत्तीय पथ पर गति कर रही हो। तो अब इनसे संबंधित कुछ बिंदु हम लेकर चलते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट अगर हम लेकर चलें, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यानी वो प्रारंभ में विराम अवस्था में है, रुकी हुई है और फिर चलना प्रारंभ करती है, तो ऐसी अवस्था में u = 0 लिया जाता है। u = 0। चलिए इससे पहले हम इन गति के समीकरणों के 2 रूप और बता दें आपको। 2 रूपों के बारे में क्या जानकारी, एक तो हो सकता है मंदन के रूप में, जब वेग घट रहा हो तो वेग घटने पर a- का आ जाएगा, तो उस अवस्था में रूप हो जाएगा v = u - at, s = ut - ½at², और तीसरा हो जाएगा v² = u² - 2as। ये माइनस आएगा वेग घटने पर और प्लस आएगा वेग के बढ़ने पर। इसी प्रकार से जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गति करती है तो उसे गुरुत्वीय अधीन गति कहती हैं। गुरुत्वीय अधीन गति। तो इस गुरुत्वीय अधीन गति में भी इन गति के समीकरणों का प्रयोग किया जा सकता है। वहां पर हम a के स्थान पर g का प्रयोग कर देते हैं। जैसे इक्वेशन हो जाएगी v = u + gt, और g का मान सदैव नियत होता है, जो कि 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हो जाएगा s = ut + ½ gt², और तीसरा हो जाएगा v² = u² + 2gh। h के रूप में या s के रूप में हम इसको ले सकते हैं, जहां पर जो h होगा वो आपका हाइट होता है। तो इस प्रकार से हम इन समीकरणों का प्रयोग रेखीय अक्षैतिज गति में और रेखीय ऊर्ध्वाधर गति में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ u = 0 का जैसे मैंने उदाहरण दिया है आपको, तो इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ होगा कि एक वस्तु विराम अवस्था में खड़ी है या विराम अवस्था से चलती है, तो उस अवस्था में u = 0 लिया जाएगा। लेकिन गुरुत्वीय अधीन गति में u = 0 कब लिया जाएगा? यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है, छोड़ी जाती है। देखिए, वस्तु गिराना और फेंकना 2 प्रकार से हो सकता है। वस्तु को ऐसे तो फेंका जाएगा, उस समय उसका कुछ वेग होगा,
लेकिन दूसरे रूप में अगर वस्तु को ऐसे छोड़ दिया जाए, ऊपर से छोड़ दिया जाए, गिरा दिया जाए, तो उस अवस्था में u का मान सदैव 0 लेकर चलते हैं। जो आज की वीडियो है आपकी, ये आपके न्यूमेरिकल में आपकी हेल्प करेगी। इसकी सहायता न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा आपको लेनी पड़ेगी कि u इक्वल टू 0 किस अवस्था में होगा। अब दूसरा लिया जा सकता है, दूसरा पॉइंट, कि अगर कोई वस्तु अंत में जाकर रुक जाती है, अंत में जाकर रुक जाएगी, तो अब अंतिम वेग v इक्वल टू 0 ले लेंगे। जैसे कि एक गेंद लुढ़कना प्रारंभ कर रही है, लुढ़कती लुढ़कती वो कुछ देर बाद जाकर रुक जाती है एक दूसरे बिंदु पर, तो उस अवस्था में हम v इक्वल टू 0 लेकर चलेंगे। इसी प्रकार से नीचे से फेंकी गई कोई भी वस्तु, जब किसी वस्तु को हम नीचे से फेंकते हैं तो वो ऊपर जाकर एक बार जरूर रुकती है, तो उस ऊपर फेंकी गई वस्तु के लिए सदैव v इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। इसी प्रकार से एक तीसरा बिंदु जो कि हमने वैसे बता भी दिया कि अगर किसी वस्तु की चाल घट रही है तो उसमें a के स्थान पर -a लिख लेते हैं। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसका वेग सदैव बढ़ेगा, उस अवस्था में हम g का मान सदैव प्लस में लेंगे। लेकिन अगर कोई वस्तु नीचे से फेंकी गई है तो उसका वेग सदैव धीरे धीरे घटता जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घटता रहेगा, और उस अवस्था में g का मान हम माइनस लेकर चलते हैं। और जो गति के समीकरण हैं वे आपके v इक्वल टू u माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएंगे। ये कब होंगे? जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी गई होगी। तो सदैव इन्हीं समीकरणों को हम लेकर चलेंगे, जबकि ऊपर से नीचे की ओर हम इन समीकरणों को लेकर चलते हैं जिनमें g का मान प्लस का लिया जाता है। कभी कभी वस्तु के लिए एक समान चाल का भी प्रयोग किया जा सकता है। एक समान चाल का प्रयोग आपको क्वेश्चन में मिल सकता है, तो उस एक समान चाल के लिए a की मान जो होगी वो 0 होगी, क्योंकि जब वस्तु का वेग न तो घट रहा है न बढ़ रहा है, वो एक नियत चाल से चल रहा है, उसमें त्वरण आपका कुछ नहीं है, अर्थात त्वरण का मान उसमें 0 लिया जाएगा। उस आधार पर हमारा अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब a इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम इन गति के समीकरणों का प्रयोग न्यूमेरिकल रूप में कर सकते हैं और अपने न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं। अब लगातार वीडियो प्रस्तुत करने के इसी क्रम में हम आपको जो अभ्यास के प्रश्न और जो पाठ्य निहित प्रश्न हैं उनके लिए आगे एक वीडियो प्रस्तुत करेंगे, जिनमें हम कुछ अतिरिक्त न्यूमेरिकल भी अपनी तरफ से आपको जोड़कर दे देंगे। उससे पहले आप अपने न्यूमेरिकल्स को करके देखिए, जिनमें जैसे हमें इस क्वेश्चन को देखना है। तो क्वेश्चन अगर हमने ले लिया कि किसी वस्तु को यदि प्रारंभ विराम अवस्था से प्रारंभ किया जाए और वो 5 सेकंड, विराम अवस्था तो ये हो गई, 5 सेकंड के पश्चात वो 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 राशि ज्ञात है और एक अज्ञात है। तो इन समीकरणों का प्रयोग हम इसी आधार पर करेंगे कि पहले क्वेश्चन में दी गई जितनी भी राशियां हैं उन सभी को देख लीजिए, उनमें कौन कौन सी राशियां दी गई हैं, और फिर आप इन समीकरणों को देखिए कि हमें कितनी राशियां ज्ञात हैं और कितनी अज्ञात हैं और उन्हें किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। जैसे कि VUAT के रूप में केवल इस समीकरण का प्रयोग, अगर इनमें से एक अज्ञात और बाकी ज्ञात हैं। अगर S आ जाएगा तो फिर इस रूप में ज्ञात करेंगे, S और T है तो ये समीकरण यूज की जाएगी। अगर हमारे पास T नहीं है तो फिर इस समीकरण को, क्योंकि देखिए पहली और दूसरी दोनों समीकरणों में T यानी समय दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास समय नहीं है तो फिर हम इस इक्वेशन का प्रयोग कर लेंगे। बाकी आपको जब उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे तब आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर चलते हैं एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति यानी जब कोई वस्तु वृत्त के रूप में इस प्रकार से गति करती है, वृत्त के रूप में गति करती है, या किसी एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है और उसकी चाल, वेग नहीं, उसकी चाल सदैव नियत हो, तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पत्थर में रस्सी बांधकर उसको घुमाएं तो वो चारों तरफ घूमती है, एक निश्चित दूरी पर रहेगी, वो एक समान वृत्तीय गति है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या कृत्रिम उपग्रह की गति, पृथ्वी खुद भी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इसकी गति जो होगी वो एक समान वृत्तीय गति के रूप में मान सकते हैं।
अब एक समान वृत्तीय गति से हमारा तात्पर्य क्या है कि चाल उसकी नियत हो, चाल कभी न बदले। अब मान के चलिए इसकी त्रिज्या r है, तो यहाँ बिंदु A से ये टोटल जो दूरी है हम इसका मान निकाल सकते हैं परिधि के रूप में। तो परिधि किसी भी वृत्त की होती है 2πr। अब मान के चलिए यहाँ पर समय लगता है हमारा t, तो हम चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी ये यानी परिधि, और परिधि हो गई हमारी 2πr और समय है हमारा t। तो यहाँ से किसी वस्तु की चाल v का निर्धारण किया जा सकता है एक समान वृत्तीय गति में। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ वेग बिल्कुल भी नियत नहीं रहता, भले ही चाल समान हो। मान के चलिए यहाँ कोई वस्तु है जो 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब वेग में दिशा होती है, चाल में दिशा नहीं होती। तो अगले ही क्षण जैसे यहाँ पर पहुंच गया तो ये दिशा बदल गई, फिर इस बिंदु पर दिशा बदल गई, इस बिंदु पर दिशा बदल गई। तो प्रत्येक क्षण पर किसी कण की जो वृत्तीय गति कर रहा है उसकी दिशा हर समय परिवर्तित होती रहती है, जबकि चाल हमने नियत मानी है। यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ भी 10 मीटर प्रति सेकंड। जैसे कि अगर हम इस बिंदु पर लेकर चलें, ए बिंदु ये रहा, बी ये रहा और सी। अगर हम बिंदु बी पर देखें तो ब्लैक बोर्ड के अनुसार ये हमारे दाईं ओर है और बिंदु सी पर बाईं ओर हो गया। तो दिशा बदलने के कारण इसका वेग बदल जाता है। तो यहाँ कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम आपको कह सकते हैं, कोई पूछे कि क्या ऐसा संभव है कि चाल नियत रहे और वेग बदल जाए, चाल नियत रहे और वेग बदल जाए। तो ये बिल्कुल संभव है और ये वृत्तीय गति में संभव है। और जब वेग बदल रहा है तो वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो एक समान वृत्तीय गति को हम त्वरित गति भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चाल परिवर्तित नहीं होती, केवल वेग परिवर्तित होता है, वो भी दिशा के कारण, उसका परिमाण परिवर्तित नहीं होता। तो इस कारण इस वृत्तीय गति को हम त्वरित गति भी कह सकते हैं। इसमें हम एक बात और कह सकते हैं कि अगर कोई बिंदु यहाँ A है और वस्तु हमारी इस प्रकार से चल रही है तो ये गति वृत्तीय गति नहीं है, ये गति चक्रीय गति हो सकती है। यानी जिस बिंदु से चले वापस उसी बिंदु पर आ गए। लेकिन जब वस्तु वृत्त के रूप में गति करती है तभी हम उसको वृत्तीय गति कहेंगे, न कि इस प्रकार से। ये टेढ़ी मेढ़ी गति अगर देखें तो ये चक्रीय गति तो हो सकती है लेकिन वृत्तीय गति नहीं हो सकती। इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और गति के समीकरण इस वृत्तीय गति पर लागू नहीं होते, वे केवल रेखीय गति के लिए ही लागू होते हैं। तो आज की इस वीडियो के साथ एनसीईआरटी बुक जो आपकी है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर 8 गति की टोटल थ्योरी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा इस चैप्टर में कोई थ्योरेटिकल पॉइंट नहीं बचा। अब इसके बाद हम आपको जो अगली वीडियो प्रस्तुत करेंगे वो पाठ्य निहित प्रश्न और अभ्यास के प्रश्नों का जो हल होता है, सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको वीडियो बनाकर हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर में से ये बिंदु, ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, ताकि हम अगली वीडियो में उस बिंदु को आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर लिखें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए इसी प्रकार से और वीडियो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।